आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप आज सुबह उठे होंगे, पहले अंधेरा होगा और जब आपने उठे होंगे तो देखा होगा कि उजाला हो गया है, चेंज हुआ है। शाम को वापस सूरज ढल जाएगा, चेंज हुआ है। लेकिन केमिकली भी हमारे आसपास, जैसे कि अगर मम्मी ने कुछ बनाया और रात को गलती से बाहर भूल गए तो रात भर में क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो महक जाता है ना। तो उसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। सो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस happening around us, and if we observe or if we are vigilant about it, it is very easy to observe those changes. Similarly, in chemistry we understand about physical and chemical change. कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में, जो हमारा 7th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसको हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ओके, बट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एंड इट्स नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड बिकॉज द नेम ओनली सजेस्ट कि इनमें क्या होता होगा। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है ना। व्हाट डज फिजिकल प्रॉपर्टी मीन? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा भाई, शेप, साइज, कलर, ये सब चीजें जब बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप देखो हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस है, और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड इट फॉर्म्स वाटर विच इज अ लिक्विड। तो इसमें फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज क्या है, जो गैस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट भी होता है, चेंज ऑफ स्टेट कम्स इन फिजिकल चेंज। बट इसमें केमिकल चेंज कैसे है, जो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये आग को सपोर्ट करता है बर्निंग में। जो ऑक्सीजन है उसके बिना आग लग ही नहीं सकती, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कभी आग लगेगी ही नहीं। लेकिन जो वाटर बना है, जब ये दोनों कंबाइन हो गए, जो कि आग के लिए, फायर के लिए हेल्पफुल है, जब दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाते तो आग को बुझाने में मदद करते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस, दैट द प्रॉपर्टीज हैज चेंज्ड, द केमिकल प्रॉपर्टीज हैज चेंज्ड। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि हम ऊपर वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया सब्सटेंस उन्होंने बनाया, क्या बनाया, पानी, दैट इज वाटर। बट ऐसा हो क्यों रहा है, सिंपल है समझने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट केमिकल चेंजेस में ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक and newer bonds form. This is very important. If you remember this, it is summary of physical and chemical change. Older bonds break and newer bonds form. इसमें नए bonds बनते हैं, और नए bonds बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, अलग रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा होता नहीं है। और एक मेरा फेवरेट एग्जांपल इसको समझाने के लिए, एक आप पेपर का टुकड़ा लो, जैसे कि लेट्स से मैंने ये पेपर का टुकड़ा लिया, ओके, यस, सो दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। अब मैंने अगर इसको, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसको फाड़ा, इसकी कोई प्रॉपर्टी बदली, देखते हैं, इसका शेप साइज बदला, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो फिजिकल हुआ। चेंज ऑफ स्टेट, इसमें कोई चेंज ऑफ स्टेट तो वैसे हुआ नहीं है, पेपर था पेपर है, सॉलिड था सॉलिड है, ओके। क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ओल्डर बॉन्ड ब्रेक हुए, ये पेपर फटा सिर्फ, है ना, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी कागज को जला दूं, अगर मैं इसी कागज को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जो व्हाइट पेपर है या जो ये कार्बन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज है, वो कि जब हम इसको जलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, एंड यू कैन रिमेंबर दिस, इफ कम्स इन एग्जाम यू कैन राइट आल्सो दैट tearing of paper is a physical change, whereas burning of a paper is a chemical change. Why? Because burn, जब हम पेपर को जलाएंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, टीयरिंग में ऐसा कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। एंड therefore we can see such kind of physical and chemical change in our daily life. हमारे आसपास कंटिन्यूअसली ऐसे चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है, रस्टिंग, है ना, आप कोई लोहा लाओ और बाहर ही आपकी साइकिल बहुत दिन से आपने चलाई नहीं, रखी पड़ी है, धूप ठंडी बारिश में वो ऐसे ही रखी हुई है, आप देखोगे उसका जितना भी चक्का है या रिम है वो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इज इट अ फिजिकल और केमिकल चेंज, टेल मी। एक्चुअली इट इज अ केमिकल चेंज। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आयरन, which is Fe, when it reacts with oxygen
एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर, इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 इंटू H2। और इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 4Fe प्लस 3O2। ओके, सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और यही जो है इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम रस्ट। और क्या रस्ट अच्छा है? एक्चुअल में यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन है? आयरन का। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आयरन को क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है, राइट? सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड एज रस्टिंग। इट इज वेरी हार्मफुल प्रोसेस। क्यों? बिकॉज जो रस्ट की लेयर होती है आयरन को कमजोर बना देती है, और इसीलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो अब इसको बचाएंगे कैसे? अगर हमें किसी आयरन को बचाना है, हमारे घर में कोई लोहा है उसको बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं? एक सबसे आसान तरीका है कि उसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने ही मत दो। अगर आयरन इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रिएक्शन होगी क्या? आयरन ऑक्साइड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन क्या ये इजी है? इजी भी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन तो एयर में अवेलेबल है, इजीली उसको मिल जाता है। और वाटर तो हम अलग से जाके पाइप से पानी नहीं डालेंगे जैसे पेड़ के जड़ में डालते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में, एयर में मॉइस्चर भी है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो जब अगर कभी जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वाटर वेपर ज्यादा रहता है, तो फिर ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और आयरन में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और आप देखो कि कुछ महीनों में या एक आध साल में पूरा का पूरा आयरन सड़ जाता है, किसी भी काम का नहीं रहता है। और आप तो देख ही रहे हैं आयरन अभी कितना महंगा चल रहा है ना? आयरन के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। तो ये तो तरीका थोड़ा मुश्किल है कि हम उसको ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने ही ना दे। फिर दूसरा क्या तरीका है? एक दूसरा तरीका है कि हम उसको पेंट करके रख सकते हैं, ग्रीस करके रख सकते हैं। आपने अपने मम्मी पापा या पापा को देखा होगा कि जब कूलर यूज करते हैं, क्योंकि कूलर पानी में रहता है, कूलर की जो टंकी होती है, तो जब उसका यूज हो जाता है तो साल के एंड पे क्या करते हैं? फिर उसको पेंट करके स्टोर करते हैं, रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो। या फिर साइकिल के भी कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो जब हम दुकानदार के पास लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास, तो उसको क्या कर देता है? वो पेंट कर देता है। क्योंकि ऑयलिंग और ग्रीजिंग से इसके ऊपर क्या हो गया? मान लो ये आपका एक रॉड है और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? एक लेयर बना दिया। किसका लेयर बना दिया? ऑयल का या ग्रीस का, या पेंट मार दिया। अब ये पेंट मारने से जो लेयर बन गई है इसके ऊपर, अब इससे डायरेक्टली ऑक्सीजन रिएक्ट कर पाएगा क्या? नहीं, पेंट से कर पाएगा। लेकिन ये भी इतनी रिलायबल प्रोसेस नहीं। क्यों? क्योंकि पेंट क्या होगा, 1-2 महीने 3 महीने में वापस निकल जाएगा। तो फिर क्या है? तो फिर एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज इट actually the process of depositing a layer of zinc। अब इंस्टीड ऑफ जस्ट पेंटिंग इट, हमने क्या किया? इस आयरन रॉड के ऊपर एक सॉरी नॉट ग्रीस, जिंक की लेयर ही लगा दी बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर लगा दी। अब ये जिंक की लेयर जब इसके ऊपर कोट कर दी गई है, अब ये आसानी से निकलेगी नहीं, और अंदर हमारा आयरन रहेगा। आयरन से हमको स्ट्रेंथ मिलेगी और जिंक से क्या होगा? उसका प्रोटेक्शन होगा। और दिस प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ कार। जैसे कार के जो आउटर पार्ट्स है, उसका ऊपर का बोनट हो गया, बोनट वगैरह हो गया, या ऊपर का उसका रूफ हो गया, या लाइक दरवाजा हो गया कार का। ये सब क्या होते हैं? ये प्लेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड होते हैं, या फिर कभी कभार इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। या फिर हमारे घर में वाटर पाइप है। जस्ट इमेजिन आपने अपना बढ़िया नया नया घर बनाया और उसमें वाटर पाइप सिस्टम पूरा लगाया, और कुछ दिनों बाद देखा तो वाटर पाइप सड़ गए और टूट टूट के गिर रहे। अच्छा लगेगा क्या? इतना पैसा खर्च किया? नहीं। इसलिए अब वो उसको तो लेकिन हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहना है, और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ही है। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं? हम उसको अंदर से गैल्वेनाइज करते हैं। और गैल्वेनाइज करने से जो हमारी पाइप्स है, वो आयरन पाइप्स, वो क्या होती है? सेफ रहती है, सिक्योर रहती है और बची रहती है। नाउ वी विल सी दैट अब एक केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल चेंज यही देखा। मेनली हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज की जब बात करते हैं तो केमिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये चीजें अगर हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, अगर ये चीजें हो रही हैं किसी रिएक्शन में या कहीं किसी चेंज में, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? केमिकल चेंज। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, अगर किसी रिएक्शन में गैस निकल रहा है, ओके, तो ये क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम ज्यादा टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन फटाफट हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप, जब भी हमने आई थिंक पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, व्हेन एवर मेटल, लेट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ एसिड, और व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, यहाँ पे क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और हाइड्रोजन गैस रिलीज का हमने टेस्ट देखा है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को आप फ्लेम के पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड करता है। पॉप साउंड मतलब फुलझड़ी के जैसे फूटता है। ओके,
तो ऐसे करके हाइड्रोजन निकल सकता है। सिमिलरली when metal carbonates react with acid, यहाँ पे क्या हो रहा है, metal is reacting with acid, but when metal carbonate like CaCO3 reacts with HCl, तो क्या बनेगा, CaCl2 and carbon dioxide gas will be released, carbon dioxide and hydrogen water sorry H2O। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, मतलब वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो सिमिलरली अगर हम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें NaNO2 फॉर्म होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। सो जिस भी रिएक्शन में ऐसे कोई गैस रिलीज होती है तो उसे हम वो जो रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, केमिकल चेंज हो सकता है। और इसकी अलग अलग टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का पॉप साउंड टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर आप फ्लेम को लेके जाएंगे तो बुझ जाएगा, या फ्लेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिल्की टर्न हो जाएगा, उसमें प्रेसिपिटेट जैसा बन जाएगा। तो इससे हमको पता चल सकता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, मतलब ये केमिकल चेंज है। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन के पास बर्निंग फ्लेम लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा फ्लेम। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड वेदर अ रिएक्शन इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, और वेदर अ चेंज इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ कलर। अगर आपने कोई दो चीज को मिक्स किया, अगर आपने कोई दो चीज को मिक्स किया और कलर चेंज हो गया तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कॉपर कार्बोनेट, अगर आप कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, आप कुछ मत करो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको हीट करो, सिर्फ क्या करो, इसको हीट करो। व्हेन यू हीट इट विल बिकम कॉपर ऑक्साइड, इट विल डीकंपोज इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। एंड ये जो कॉपर ऑक्साइड है क्या रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर जो चीज ग्रीन कलर की थी उसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट वाज वी सॉ इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड इज चेंज ऑफ कलर, थर्ड इज प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शन में क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, आप दो लिक्विड को मिक्स करो या आप दो सब्सटेंस को मिक्स करो और उसमें कोई एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो उसमें डिसॉल्वेबल नहीं है, जो उसमें घुल नहीं रहा है। जैसे आप नॉर्मली देखो, अगर आप पानी लोगे और उसमें नींबू, नींबू होता है लेमन, लेमन का आप लेमनेड अगर मिक्स करोगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, अलग से कुछ उसमें बचेगा क्या, नहीं बचेगा। या आपने पानी लिया और उसमें शुगर मिक्स किया तो शुगर पूरा का पूरा घुल जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें अनडिसॉल्वेबल कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज precipitation reaction. Such reaction is called as precipitation reaction. Example FeCl3। अगर आपने आयरन क्लोराइड लिया और उसके अंदर क्या मिक्स किया, सोडियम नॉट सोडियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अगर आप इसमें क्या करेंगे NH4OH, आप देखोगे कि FeCl3 भी लिक्विड होता है, NH4OH भी क्या होता है, लिक्विड होता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, FeOH3, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH3, एंड व्हाट हैपेंस, NH4Cl is formed। और ये जो होता है FeOH3 आयरन हाइड्रोक्साइड, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आप जब टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट इजीली दिख जाता है। ओके, सो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट। अगर चेंज ऑफ स्टेट है, जब भी मैंने ऑलरेडी एक रिएक्शन बताया था आपको, जब केमिकल चेंज बता रहा था चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अगर कोई स्टेट की, कोई दो स्टेट की चीज है, अगर आपने उसको मिक्स किया कोई तीसरा स्टेट बन जाए, जैसे कि हमने जब भी देखा हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन द गैसियस फॉर्म, व्हेन दे आर रिएक्टेड इट फॉर्म्स वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जब भी मैंने ये रिएक्शन लिखा था आपको याद होगा। तो फिर वो भी रिएक्शन क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्या रहेगा, एक केमिकल रिएक्शन रहेगा। एंड द लास्ट इज चेंज इन एनर्जी। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी के दो टाइप हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, नाउ एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सो मींस आउट। तो the reaction in which heat is released, in which energy is released, is called as exothermic reaction, and the reaction in which heat is involved or heat is consumed is called as endothermic reaction। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, इसी रिएक्शन को देखते हैं, नया रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब पढ़ाई करेंगे इस बात का ध्यान दीजिए, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। तो आपको वही रिएक्शन, एक रिएक्शन याद किया तो आप तीन जगह यूज कर सकते हो। जैसे डीकंपोजिशन भी है, कॉपर कार्बोनेट डीकंपोज हो रहा है ये दोनों कंपाउंड में, तो इसको आप डीकंपोजिशन में भी यूज कर सकते हो।
चेंज ऑफ कलर में भी यूज कर सकते हो, और साथ साथ इसको अभी आप एंडोथर्मिक में भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, हीट करने का मतलब क्या है, हम उसको हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड मींस व्हेन हीट इज सप्लाइड देन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब इसका भी एग्जांपल हमने देखा कि जब कॉपर को सॉरी नॉट कॉपर कार्बन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब आपका सवाल होगा कि सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो एक जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब एनर्जी फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं सामने प्लस एनर्जी, और जब उसमें एनर्जी लगती है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लेकिन इसमें एनर्जी लग रही है, हीट लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एनर्जी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उसमें हीट लग रहा है, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन एनर्जी। तो हमने 5 तरीके पढ़े या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ऑफ अ केमिकल चेंज। अगर ये चीजें हो रही है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। व्हाट वर दोस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, प्रेसिपिटेट, व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, चेंज इन एनर्जी, एंड वन वॉज चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होता है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डोंट वरी, आई एम देयर टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि अब केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट इनके टाइप्स क्या क्या है। तो सिंपल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सीआर। ओके, सीआर मींस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलके कंबाइन होके एक एलिमेंट, एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसका अगर आप स्केलेटन रिएक्शन देखो, स्केलेटन रिएक्शन मतलब हम वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी गिव्स ए बी, एंड वेरी इजी एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू सी हियर, ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ मिक्स हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली ऐसे अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि Mg मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल भी अभी करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जब ये जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। और जब आप इसको पानी मिक्स करोगे, मतलब आप इसमें H2O मिक्स करोगे प्लस H2O, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पर ये ऐश था, ऐश मतलब राख के जैसा था, इसमें वाटर मिक्स किया तो क्या बन गया, एक बेस बन गया। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये ना एसिड है ना बेस है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में कन्वर्ट हो गया जब हमने पानी मिलाया, है ना। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस और विच इज बेसिक इन नेचर। सो वी कैन सी यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक ही लाइन में हमने दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए, और इसका भी हम रिएक्शन भी इसका हम केमिकल एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। सो वॉच इट आउट। नेक्स्ट, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अगला रिएक्शन का नाम क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इसका भी नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि भाई जो एक कंपाउंड रहेगा वो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के दो तरीके हैं। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है केमिकली, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से अभी हम दो तरीके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज हीट, यूजिंग हीट। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। तो डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हमने अभी देखा था जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में, दैट व्हेन कॉपर कार्बोनेट CuCO3 is heated, it forms copper oxide, CuO and carbon dioxide gas is released। वो हमने कौन से इसमें देखा था, चेंज इन कलर में देखा था। आपको याद होगा ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट जब हीट करेंगे, और वो एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल था, जब हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बहुत सिंपल है, अगर आप वाटर लो जो कि लिक्विड है, वाटर लो लिक्विड है, और इसमें अगर आपने थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस मिला दिया और इसमें फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस
oxygen gas. It will decompose into two types of gas, hydrogen and oxygen. So can you see that water H2O broken down into two constituent gases, that is hydrogen and oxygen. Such kind of reaction is called as decomposition reaction. Next is okay, तो इसका skeleton reaction क्या होगा, मैं यहाँ लिखना भूल गया, that AB will decompose to give A plus B. Next reaction, इसको मैं erase कर देता हूँ थोड़ा. Next reaction is decomposition के बाद single displacement reaction. Single displacement reaction क्या होता है, ये एक ऐसा reaction है जिसमें higher reactive element displaces lower reactive element from its salt. Okay, ये reaction होता कैसे है, A plus let's say कोई element है BC, that is compound, तो ये जो A है वो B को क्या कर देगा, रिप्लेस, और B क्या हो जाएगा कंपाउंड में या फिर उस रिएक्शन में अलग हो जाएगा. इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं, शायद आपके स्कूल में भी कराएंगे या अभी मैं ऑनलाइन में भी कराऊंगा. Fe that is iron when it reacts with CuSO4 कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में रहेगा, एक्वेस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा. ओके, तो ये क्या होगा, ये जो Fe है वो Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. तो FeSO4 और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. एंड यू कैन सी इन द आयरन नेल कि कैसे इसमें कलर चेंज होने वाला है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, हायर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. और यहाँ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड देयरफॉर यू मे गेस द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे भाई, दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, मतलब दो एलिमेंट क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, है ना. और इसके दो टाइप होते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, दो तरीके से हो सकते हैं. एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं. जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इट इज एन एग्जांपल ऑफ double displacement reaction, therefore I will not give example here. And next is precipitation and next is neutralization. Neutralization क्या होता है, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, that जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है ना. इसका एग्जांपल लाइक लेट्स से HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एन एसिड when it reacts with NaOH that is sodium hydroxide which is a base. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो अभी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, NaCl सॉल्ट, एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Na जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन किसके साथ जा रहा है, H2O के साथ जा रहा है, कंबाइन हो रहा है. तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन. प्रेसिपिटेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपको डिफरेंस करते आना ही चाहिए. ओके, इसके अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं. लेट्स सी नाउ द लास्ट पार्ट, oxidation, or last type of reaction is oxidation and reduction reaction. It's very simple. oxidation reduction का मतलब क्या होता है, oxidation means जब कोई एलिमेंट में या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन ऐड होता है, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन ऐड होता है. सो ऑक्सीडेशन दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, मैं रिमूवल को माइनस लिख रहा हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, या किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया. सिमिलरली रिडक्शन में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है. यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. आप ये टेबल को सिंपली याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, और आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही याद रखो, ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन उसका उल्टा. सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. और जो सब्सटेंस में ये होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे कहते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. एंड द एजेंट जिसने ऑक्सीजन दिया था या जिसने हाइड्रोजन निकाला उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और सिमिलरली इसके उल्टे डेफिनेशंस किसके लिए हैं, रिडक्शन, सब्सटेंस रेड्यूस्ड एंड रेड्यूसिंग एजेंट. इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए. सेम एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कैन यू सी, जो ऑक्सीजन था, पहले कार्बन क्या था, अकेला था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, करेक्ट. तो इसका मतलब जो कार्बन है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है,
और जो ऑक्सीजन जिसने दिया ऑक्सीजन, ये अपने आप में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये ओल और रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली एक हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो Cl2 क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, सब्सटेंस रेड्यूस्ड। क्लोरीन पहले बेचारा अकेला था, उस पे हाइड्रोजन आके क्या हो गया, चिपक गया, है ना, उसको ऐड हो गया, उसके साथ रिएक्ट कर दिया। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन and this is substance reduced. Chlorine is substance reduced and hydrogen is reducing agent. In this way we have seen oxidation and reduction. In this way तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रस्ट होता है, रस्टिंग होता है, वो कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है और आयरन के साथ कंबाइन हो रहा है। सिमिलरली हमने पढ़ा रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में था सेल्स के पास, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और उसमें से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। इसके बिना हम लोग शायद लाइफ की बहुत सारी प्रोसेसेस कर भी नहीं पाएंगे। and therefore this is very important, and so this chapter is also very important because हम लोग चेंजेस तो अपने आसपास बहुत देख रहे हैं, लेकिन जब हम उसको साइंस के भाषा में या साइंस के हिसाब से देखेंगे समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी और बहुत इजी हो जाएगी। सो इन दिस वे आई फिनिश द चैप्टर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इन 1 minute आई वुड लाइक टू रिवाइज द चैप्टर। एट फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर एंड सॉ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो क्या था कि केमिकल चेंज में ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यूअर बॉन्ड्स आर formed, whereas in physical change no bonds are broken and no bonds are formed. And then we saw the example that rusting of iron is a chemical change which is a part of daily life, not a part of daily life, but ये हमारे आसपास हमको देखने को मिलता ही है। और इससे अगर हमको बचाना है तो 3 तरीके हैं, या तो उसको वाटर और ऑक्सीजन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही मत आने दो, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको क्या कर सकते हैं, ग्रीजिंग ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन पेंट बार बार निकल जाता है, तो फिर एक परमानेंट प्रोसेस है कि गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। एंड देन वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दैट वी सॉ 5: इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ एनर्जी, इसमें 2 टाइप है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A + B gives AB, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, AB gives A + B, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, बट एक ही बार डिस्प्लेस होता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और आखिरी में हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो कि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और जो इसमें हेल्प करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent. Okay, and this all reactions are part of our life and therefore we should try to understand as much as possible. पर जो नहीं समझ में आया ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं भूल गया कि हमने फिर अलग अलग टेस्ट भी पढ़ा था गैसेस का, दैट हाइड्रोजन में पॉपसाउंड टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में when you bring the flame it will extinguish, or when you pass carbon dioxide through lime water it converts into white precipitate, okay, milky, it turns milky. and we saw oxygen के पास अगर हम flame लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो और तेज जलेगा। So I hope you must have understood the chapter. In case you have any doubt, you can surely comment in the comment box and I'll try to reply as soon as possible. And if you want me to make a video on any other chapter of any subject, math, science or any other, then you can message me in the comment box. I'll try to serve you in that way. Thank you very much. Hare Krishna.